साल 2017 से पहले ये वो टाइम था जब हर इंसान ये नहीं देखता था कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिर नहीं, बल्कि हर इंसान एजुकेशन हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करता था। लेकिन आज साल 2024 जहां हम एजुकेशन का नाम सुनते हैं वहां हमारे माइंड में एक बोरिंग सी चीज आने लगती है और स्टूडेंट्स का यही मानना है कि एजुकेशन से जितना जल्दी ड्रॉप आउट कर दो उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। और ये देखते हुए बहुत से स्टूडेंट्स बहुत जल्दी एजुकेशन से ड्रॉप आउट कर देते हैं। 22 सितंबर 2024 ये वो डेट थी जिस दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर एमडी का टेस्ट होना था। एमडी गेट यानी कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। इस एमडी गेट के जरिए मेडिकल के स्टूडेंट्स को एमबीबीएस यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी और बीडीएस यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, इन दो ग्रुप्स के अंदर स्टूडेंट्स को आसानी से एडमिशन मिल सके। इस एमडी गेट टेस्ट को अप्लाई करने के लिए मस्ट रिक्वायर्ड रहता है कि जो स्टूडेंट इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके इंटरमीडिएट में 65 to 70% मार्क्स हो। ये जो एमडी गेट के टेस्ट होता है इसमें 200 क्वेश्चन दिए जाते हैं कैंडिडेट को सॉल्व करने के लिए। अगर किसी स्टूडेंट्स को एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए तो मस्ट रिक्वायर्ड रहता है कि इस एमडी के टेस्ट पेपर में जो 200 क्वेश्चंस दिए गए थे उसमें से 110 के आंसर बिल्कुल एक्यूरेट देकर आए। और अगर किसी स्टूडेंट को बीडीएस में एडमिशन चाहिए तो मस्ट रिक्वायर्ड है कि इन 200 क्वेश्चंस में से 90 के आंसर बिल्कुल एक्यूरेट देकर आए। अगर यहाँ बात करें पूरे पाकिस्तान से तो 1,67,077 स्टूडेंट्स ने 2024 में एमडी के टेस्ट के लिए अप्लाई किया और सिंध से 38,700 स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट के लिए अप्लाई किया और कराची से 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस एमडी के टेस्ट के लिए 2024 में अप्लाई किया। जो एमडी के टेस्ट होता है ये पाकिस्तान का वन ऑफ द चैलेंजिंग टेस्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए। 22 सितंबर 2024 को जो पाकिस्तान के अंदर एमडी के टेस्ट होना था, लेकिन सिंध में इससे एक दिन पहले यानी कि 21 सितंबर 2024 को 3 अलग पेपर्स लीक होते हैं और एमडीकेट के स्टूडेंट्स इन पेपर पे ज्यादा ध्यान तो नहीं देते हैं और अपने टेस्ट की तैयारी में मसरूफ हो जाते हैं। अब अगले दिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग बात ये रहती है कि जब वो अगले दिन एमडीकेट के टेस्ट देने के लिए पहुंचते हैं तो जो टेस्ट पेपर दिए गए थे उसमें 200 क्वेश्चंस लिखे हुए थे और इन 200 क्वेश्चंस में से 184 क्वेश्चंस उस पेपर के अकॉर्डिंग बनाए गए थे जो 3 पेपर्स एक दिन पहले यानी कि 21 सितंबर को लीक हुए थे। और 24 सितंबर 2024 यानी कि मंगल के दिन इस्लामी जमीयत तलबा एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड कराते हैं। ये प्रोटेस्ट DUHS यानी कि दाव यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस के बाहर रिकॉर्ड कराया जाता है। इस प्रोटेस्ट के बाद 24 सितंबर 2024 को ही देखा जाता है कि जॉइंट एसोसिएशन कमेटी यानी कि JAC, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन यानी कि PIMA और यंग मेडिकल एसोसिएशन ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें ये पेपर लीक होने के अगेंस्ट बात करते हैं और स्टूडेंट्स के फेवर में बात करते हैं। देखते ही देखते ये बात सिंध हाई कोर्ट तक पहुंच जाती है और सिंध हाई कोर्ट में डिमांड की जाती है कि जो एमडीके टेस्ट का रिजल्ट आना था उसे किसी भी तरीके से सस्पेंड किया जाए और एक टीम बनाई जाए जिसमें ये इंक्वायरी की जाए कि किस तरीके से एमडीके का पेपर लीक हुआ। क्योंकि यहाँ पर ये बात याद रहे कि साल 2023 में जो एमडीके का पेपर हुआ था उसके पेपर्स भी लीक हो गए थे। अब इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज के बाद एजुकेशन को लेकर हर 100 में से 50 स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट करने का सोचेगा। आज हम एजुकेशन को सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं, इसके सबसे बड़ा रीजन यही है कि 21st सेंचुरी में एजुकेशन को बस एक सोर्स ऑफ इनकम बना दिया गया है। ऐसा नहीं है, एजुकेशन लेते हैं ताकि सोसाइटी को मैनेज कर सकें और हम एथिकेट सीख सकें, लेकिन एजुकेशन को एक मार्कशीट, सिलेबस या फिर एक अच्छी जॉब पे डिपेंड किया गया है। अब इमेजिन करो कि आप पाकिस्तान के अंदर एक एमबीबीएस डॉक्टर हो और आपकी सैलरी 2 से 2.5 लाख तक है। वहीं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसकी मंथली इनकम भी 2 से 2.5 लाख है, लेकिन इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का कोई भी काम नहीं है, बस कुछ 45 सेकंड्स के क्रिंज वीडियो 2 लाख रुपए मंथली अर्न करता है। लेकिन फिर भी कितना? यही के महीने के 2.5-3 लाख रुपए कमाने। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम बहुत ज्यादा इजी और शॉर्टकट लगेगा तो लोग एमबीबीएस की डिग्री क्यों लेंगे। और वहीं कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हमें ये बता रहे होते हैं कि किस तरीके से उन पे पहली बार FIR हुई थी जब उन्होंने अपने टीचर को मारा था और इस बात पर इस इन्फ्लुएंसर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है कि भाई क्या काम किया था आपने, आप तो बहुत बड़े सिग्मा हो। फर्स्ट FIR हुई थी, जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर हुआ था जब मैं 9th क्लास में था। मैंने सर के घर के अंदर घुस के सर को मारा, सर के भाइयों को मारा, मेरे दोस्तों ने सबने मिलके मतलब अच्छा ये सब देख के आप यही बात सोचोगे कि यार मैं नहीं बन रहा, ये डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर, इसमें ना रिस्पेक्ट है और ना ही पैसा है। पैसे कमाने का अब शॉर्टकट यही बचा है कि मोबाइल उठाओ और यूट्यूब पर वीडियोस बनाओ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कुछ आता भी है या फिर नहीं आता, बस आप कंटेंट के नाम पे फैमिली बिजनेस करो और फैमिली दिखाकर फैमिली व्लॉगिंग से पैसे कमाओ।
जब इतना ज्यादा शॉर्टकट मिल रहा है पैसा कमाने के लिए, तो कौन जाएगा डॉक्टर और इंजीनियर जैसी डिग्री लेने के लिए अपने टाइम बर्बाद करने। साल 2017 तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन साल 2017 के बाद इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हम लोगों ने इतना ओवररेटेड बना दिया और एजुकेशन को बहुत ज्यादा अंडररेटेड बना दिया। जिसका एक एग्जांपल ये भी है कि अगर मैं यहाँ पर नाम लूं निम्रा सलीम का, तो निम्रा सलीम का नाम 99.9% लोगों ने पहली बार सुना होगा। निम्रा सलीम वो फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट थी जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 2006 में पहली बार स्पेस में ट्रैवल किया। अब मैं अगर यहाँ पर नाम लेता किसी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का, तो 80% लोग उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जानते हैं और इनमें से 50% लोगों ने तो उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पूरी जर्नी खंगाली होती कि कब कब इन्होंने कहाँ स्ट्रगल किया। यही रीजन है कि आज देखा जाता है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जितने भी फंक्शन होते हैं, ज्यादातर वहां पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट किया जाता है। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि किसी एजुकेटेड पर्सन को इनवाइट करें जिस स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पायरेशन बन सके। इन सब के बाद लोगों का अब ये मानना है कि गिव मी अनदर की टू सक्सेस बिकॉज एजुकेशन इज नॉट वर्किंग, यानी कि एजुकेशन पढ़ाई मेरे कुछ काम नहीं आ रही, आप मुझे कामयाबी का कोई और रास्ता बताएं। एजुकेशन की एक सीधी थ्योरी एक फिलोसोफर सोक्रेट्स के अकॉर्डिंग है, ब्रिंग आउट ऑफ द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच इज लैटेंट इन माइंड ऑफ एवरी मैन। यानी कि एजुकेशन की सीधी थ्योरी यही बनती है कि आपके जहन में दुनिया को लेकर कोई भी ख्याल आ रहा है, आप उसे एक्सपेरिमेंटली एथिकेट्स के साथ रिलीज कर रहे हो, लाइक कोई भी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करो या फिर कुछ भी। लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन की थ्योरी बहुत अलग बना ली गई है कि इंसान के जहन में जो सवालात आ रहे हैं उसके बाद उस इंसान के जहन में सिलेबस के बहाने और भी सवालात भर दिए जाएं कि जो पहले उस इंसान के जहन में सवालात आ रहे थे वो भी डिग्री के आगे मर जाएं और उसका मेन पर्पस बन जाए कि किसी भी तरह ये सिलेबस पास करना है। हम लोगों ने एजुकेशन के पीछे मेन पर्पस पास होना बना लिया है। पहले स्कूल और फिर कॉलेज में हमें एक सब्जेक्ट बिल्कुल कॉमन पढ़ाया जाता है, उर्दू। लेकिन क्या रीजन है कि आज हम खालिश उर्दू नहीं बोल सकते और उर्दू बोलने के लिए हमें हिंदी और इंग्लिश का मिक्स करना पड़ता है। कभी सोचा है कि एक टीचर जो हमें केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भी हमारी तरह 7 सब्जेक्ट्स पढ़े क्लासेस में। ऐसा नहीं है कि वो बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकते, वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है और वो उसी में एक्सपर्ट है। अब ऐसा है कि अगर एक क्लास में 7 सब्जेक्ट्स हैं तो उस 7 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा फेवरेट होगा स्टूडेंट का और बाकी 6 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट ऐसा भी होगा जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। लेकिन वो 5 सब्जेक्ट जो बचे पीछे वो उन्हें कवर कर लेगा किसी न किसी तरीके से। एक सॉल्यूशन है कि जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं है वो बस उसे पास होने के लिए पढ़े, बाकी कि वो 6 सब्जेक्ट्स तो किसी भी तरीके से कवर कर लेगा और उसमें से जो एक सब्जेक्ट उसका फेवरेट था उस सब्जेक्ट में भी उसका इंटरेस्ट बना रहेगा। अब यही एक की पॉइंट है जिससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट बना रहेगा और ऐसा सब्जेक्ट जिसे वो पसंद नहीं करता था उसमें भी वो पास हो जाएगा।